6 है। मैं आपको पहले भी पूर्व में मैंने कई बार दिखाने की ये कोशिश की है कि नेपाल विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले संजय जायसवाल ठीक आज 5 दिन बाद अपने पैतृक निवास जो गांव है, घर है, उनका जो पार्थिव शरीर है आज सुबह पहुंच चुका है। इस वक्त मेरे साथ उनके जीजा जी हैं, इनसे ही वो मिलने जा रहे थे और पूरे जो प्रक्रियाएं कानूनी जो प्रक्रियाएं थी उसमें इस बंदे को हम सब ने देखा है। बड़े बड़े नेशनल मीडिया पर भी इनका जो बाइट है वो आया है और ये डटे हुए थे अपने सालों को ढूंढने के लिए। उनकी जो भी चीज़ें थी वो हर चीज़ को लेकर वो यहाँ पर मुस्तैदी से थे और आज अपने साले को जो शरीर का जो पार्थिव शरीर है वो लेकर ये घर पहुँचे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो मंजर क्या था वहाँ पे और किस दौर से ये गुजरे हैं। उनके डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए भारत से और नेपाल से दोनों सरकार का क्या सहयोग रहा और जिस तरह से बातें जो निकल कर वहाँ बहुत सारी जो सामने आई थी उन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त विकास जी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। विकास जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, क्या मंजर था उस दिन जिस दिन फ्लाइट दुर्घटना हुई और आपको कैसे पता चला? और पूरे लगभग 15 तारीख को ये घटना होती है, लगभग 11 बजे के आसपास का समय होता है। उसके बाद से लेकर अब तक आप वहीं हैं और डेड बॉडी को लेने के लिए कैसा सब जो प्रक्रियाएं थी वो कैसे सब कुछ अभी तक संभव हो पाया? स्थिति तो काफ़ी भी हृदय विदारक थी। प्रथम दृश्य में देखने पर वो कमज़ोर दिल का आदमी देखे तो वहीं हृदय बैठ जाए। जिस तरह की स्थिति, चारों तरफ चित्कार मचा हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था कि सभी लोग अपने अपने बॉडी को खोजने की जुगत में थे। किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई घायल किस अस्पताल में है क्या है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कोई कहता है मर गया, कोई कह रहा किसी हॉस्पिटल में, कोई किसी में। भागा भाग की स्थिति थी। पूरा पोखरा का ट्रैफिक एकदम जाम था। हम लोग क्या है करीब 4 या 5 दीवार तरपने के बाद में स्पॉट पे पहुंच पाए जहाँ पे वो बॉडी मतलब निकाल रहे थे, जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था। पूरा ट्रैफिक जाम था, सीधे रास्ते से तो कोई नहीं पहुँच पा रहा था, जिस कारण से दमकल की गाड़ी हो या फिर और भी पहुँचने में समय लग गया। जिससे जो आग लगा हुआ था शायद कुछ पहले पहुंच जाता दमकल की गाड़ी तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता था, उसको जलने से बचाया जा सकता था, आसानी से 100 की पहचान हो सकती थी। लेकिन ऐसा भौगोलिक जो बोलते हैं उसको माहौल ऐसा जगह पर था कि वहां पहुंचने में काफ़ी समय लग गया दमकल की गाड़ी को, जिससे अधिकांश लाश जल चुके थे। और लाश को निकालने में भी खाई करीब 200 से 300 फीट गहरा खाई था, जिससे बॉडी को निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई। सेना के जवान को, सेना पुलिस सभी लोग राहत कार्य में जुटे हुए थे, क्रेन के द्वारा बाद में बॉडी को निकालने की। विकास जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कब कैसे पता चला कि हाँ जो आपके जो साले हैं संजय जायसवाल वो आपसे मिलने आ रहे हैं? और फ्लाइट जो क्रैश हुआ तो उसके बाद कैसे आपको जानकारी हुई कि उसी फ्लाइट में थे? ये जो उस वक्त का जो वो माहौल था वो कैसा था और कैसे आपने इस चीज़ों को महसूस किया और कैसे इन सब चीज़ों से जूझा? बहुत ज़्यादा ही मतलब विकट स्थिति थी। पहले तो उसका फ़ोन आया कि 7 बजे करीब में कि जय जी हम आ रहे हैं। फिर मॉर्निंग में जब उसको पता चला, घर से पता चला कि हम लोग अस्पताल में, फिर 9 बजे फ़ोन आता है कि हम 12 बजे आ जाएंगे। लेकिन हमको ये तब तक ये नहीं पता था कि वो फ्लाइट से आएगा। जब हम दवा लेकर ये वार्ड में जा रहे थे अपनी पत्नी के पास, तो उस समय हॉस्पिटल में एकदम चित्कार समाचार, डॉक्टर लोग की टीम दौड़ने लगे, एम्बुलेंस दौड़ने लगा, तो पता चला कि प्लेन क्रैश हुआ। फिर भी हमको पता नहीं था कि वो उस प्लेन में ही होगा। फिर हम काठमांडू फ़ोन किए, उसका फ़ोन नहीं लगा, तो अंकल जी से फ़ोन किए तो पता चला कि वो उसी मतलब फ़्लाइट में, उनको भी कंफर्म पता नहीं था। फिर उन्होंने पता करवाया उसके डेरा में जो लड़के रहते थे उनसे, तो पता चला कि वो फ़्लाइट में है। फिर पैसेंजर की लिस्ट आने के बाद में हमको कंफर्म हुआ कि वो उसी फ्लाइट में था। उसके बाद से तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी जैसे पैरों से ज़मीन ही खसक गया हो। फिर खोजना शुरू किए, कई अस्पतालों के चक्कर लगाए कि कोई घायल मिल जाए, शायद उसमें संजय जायसवाल हो कह के, लेकिन घायलों का तो पता नहीं चला। फिर जाके स्पॉट पे पता चला कि एक भी बॉडी नहीं बची है, बस बॉडी निकालने की प्रक्रिया हो रही थी, क्रेन लगा हुआ था। उम्मीद थी कि कहीं कुछ हाँ, हम एक उम्मीद ये भी थी कि बॉडी जो उसका प्लेन का आधा भाग लटका हुआ था शायद उसमें बचे। फिर पता चला कि उसमें भी आग लगा हुआ था और जो बॉडी थी उसमें वो जल के भी सब खाई में गिर चुका था। तो उसके बाद से सिर्फ निराशा ही थी कि बस बॉडी मिलने की एक उम्मीद थी कि बॉडी मिल जाए। उसमें भी हमको 2 दिन लग गया बॉडी मतलब उस करने में। और ये लाशों की ऐसी अफरा तफरी का माहौल था, अभी अंदर की पहचानना बहुत मुश्किल था। कईयों के तो टुकड़े हो गए हैं, बैग में पैक करके निकाला गया बॉडी। विकास जी, आपने बताया कि आप जो हॉस्पिटल में थे, जब आपको पता चलता है कि प्लेन क्रैश हुआ है तो आप पहले कहाँ गए? पहले स्पॉट पहुँचेंगे या हॉस्पिटल? उसी हॉस्पिटल में जहाँ बॉडी लाना शुरू हो गया पहले वहीं थे। उसी पोस्टमार्टम घर में पहुंचे, डॉक्टर से पता करने की कोशिश की कोई घायल बचा है या नहीं है। तो किसी का कहना था कुछ घायल इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में गया, कोई कह रहा है बचा ही नहीं है। फिर हमने निश्चय किया कि नहीं, पहले हम घायलों की मतलब खोज करेंगे, उसमें कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में स्पॉट पे पहुंचेंगे कि वहाँ कुछ मिल जाए।
जब इन सब चीज़ों के होने के बाद जब डेड बॉडी रिकवर करने की बात आती है, भारत सरकार का क्या दायित्व रोल रहा इसमें, नेपाल सरकार का क्या रोल रहा? क्या आपको बहुत कठिनाइयाँ हुई इन सब चीज़ों की जो कानूनी प्रक्रिया में अब तक होने में? कानूनी प्रक्रिया में कठिनाइयाँ तो खैर बहुत आई। पहले हमको एम्बेसी से आश्वासन दिया गया था कि आपकी अगर आप पहचान कर लेते अपने मतलब डेड बॉडी का तो आपको वहीं दिलवा देंगे। हमने भी रिक्वेस्ट किया था, पहला तो उनका यही रिएक्शन था कि नहीं निर्णय हुआ है काठमांडू से देने का। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ से दे देंगे तो हम थोड़ा जल्दी ले जाके दाह संस्कार कर पाएंगे क्योंकि बॉडी की हालत ठीक नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया और पूरी एम्बुलेंस वगैरह की एयरलाइंस ने व्यवस्था कर दिया। सब करने के बाद में वहाँ का लोकल प्रशासन का कहना था कि नहीं हमारे बोर्ड में ये तय नहीं हुआ है कि यहाँ से देना है विदेशी नागरिक को, आपको काठमांडू से ही लेना होगा। फिर बहुत जगह थे, हमारे कलवार समाज के भी पूरा टीम वहाँ जमा हुआ था, सभी लोग जमा हुए थे, सब ने अपना अपना कोशिश किया, अपना अपना सोर्स लगाया, लेकिन वहाँ से हमको बॉडी मिल नहीं पाया। फिर लास्ट में उस दिन भी मैंने बहुत कोशिश की कम से कम आइस में तो रख दे। उस बॉडी की हालत ऐसी हो रखी थी पूरे 70 बॉडी की, मेरा पर्सनली नहीं सबका ही। उनका यही जवाब है जब हमारे इतने बॉडी है तो हम किसी को आइस में नहीं रखते, तो पर्सनली आपके लिए आइस कहाँ से ले आए? हमारी बॉडी मतलब अस्पताल में इतनी व्यवस्था है नहीं कि सबको आइस में रख सकें। फिर एम्बेसी पर बार बार हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम रात को 11 बजे बोला कि हम फ्रिज भिजवा रहे हैं, लेकिन बस वो आश्वासन था, फ़ोन में आश्वासन था कि हम आइस की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। काठमांडू जाने के बाद में फिर आइस में रखा गया बॉडी को, तब तक बॉडी ऐसे ही छत बिछत अवस्था में पड़ी हुई थी अंदर। विकास जी, आपका साला था, लेकिन कहते हैं साला एक भाई की तरह होता है। आप और उन दोनों का जो व्यक्तिगत जो रिलेशन था वो कैसा था? उनका जो स्वभाव कैसा था? आपने उनको बहुत करीब से आपने देखा है संजय को? हमारे लिए तो वो पहले सब साला से पहले मेरा दोस्त और मेरा भाई की तरह था। मेरे हर सुख दुख में हर एक बात वो हमसे शेयर करता था। उसकी हर एक बात मुझे याद आ रही, कोई छोटा से छोटा बात वो भी फ़ोन करके बता, जीजा ऐसा आज ये परेशानी है, आज इससे ये बात हो गई, आज ये हो गई। पर डे हमारी बात होती थी उससे, शाम को कम से कम एक बार तो ज़रूर फ़ोन करता था मुझे। लेकिन आपने जो अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाया है, एक बड़े भाई की तरह आपने निभाया है। आपने हर परिस्थितियों को आपने झेला है। कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊँ या जो होगा बाद में देखेंगे कब डेड बॉडी, लेकिन आपने हर वक्त जो जहाँ आपको बोला जाता था आप वहाँ पहुँच जाते थे। जो भी कोई था ही नहीं उसके साथ में ना, वहाँ मैं ही था, उसका अपना कोई था नहीं वहाँ पे। सब पूछते थे कोई आया नहीं है, कोई आया नहीं। मगर कोई कैसे आएगा? कोई बोल रहा है काठमांडू देगा, कोई बॉडी देगा, घर में माता पिता असक्षम में कौन आएगा? वहाँ तो मैं अकेला था और मेरा पूरा कलवार समाज वहाँ मेरे साथ था। बोला कि कोई नहीं है तो हम लोग हैं। वहाँ पे सुरेश जी हो गए या फिर कलवार समाज का हर एक व्यक्ति हमारे साथ 2 दिन तक हमारे साथ खड़ा रहा। लास्ट कोशिश करता रहा कि इसको बेचारे को कम से कम बॉडी मिल जाए कि ये घर लेके चला जाए, लेकिन नहीं, हम लोग सफल नहीं हो पाए वहाँ पे बॉडी लेने में। कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर उन लोगों ने वहाँ काठमांडू भिजवाया बॉडी को, बस शिनाख्त करके हम रह पाए, नहीं मिल पाया। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि बीमा उमा की कुछ रकम है, कोई कानूनी प्रक्रिया में इस तरह की बातें होती हुई है क्या कि सरकार की तरफ से या नेपाल सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कुछ परिवार को राहत होती, कुछ बात देने की बात हुई है अभी? जहाँ तक बीमा की बात है तो एयरलाइंस के जो कागजी प्रक्रिया वो तो देने की बात हुई है कि उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, 4-5 महीने लगते हैं। लेकिन बिहार सरकार इतना संवेदनहीन हो सकता है, ये मुझे आज पहली बार एहसास हुआ है। यहीं यूपी के 4 लोग हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की, उनको जो सहयोग राशि पहुँचाया, यहाँ तक कि डीएम को भेजने की बात तक हुई थी, काठमांडू जाके हमारे जिला अधिकारी लेके आए बोर्ड। लेकिन आज तक बिहार सरकार का कोई जनप्रतिनिधि सूद लेने तक नहीं आया परिवार का, और मुख्यमंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर कोई भी, किन्हीं की तरफ से अभी तक तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मतलब कोई संवेदना व्यक्त करने या फिर सूद लेने भी आया हो कि आपकी बॉडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। हमने लाख फ़ोन पे कोशिश करने की, कुछ यहाँ सांसद महोदय के द्वारा थोड़ा बहुत उनके पीए से बात हुई, सहयोग करने की कोशिश हुई, लेकिन पर्सनली यहाँ उनके परिवार से या फिर हम लोग से कोई पर्सनली संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की, संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं किया अभी तक कि हाँ उनको कुछ मतलब परिवार का कमाऊ बेटा चला गया, बस वो बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहयोग या फिर सांत्वना भी होता है ना, सहयोग तो दूर की बात है, सांत्वना देने तक कोई नहीं आया है और कोई समझाने भी नहीं आया कि हाँ हम आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। ये बहुत संवेदनहीन है और इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। तो बहुत ही जो दर्दनाक जो हादसा था, विमान दुर्घटना में जो लगभग 72 लोग मारे गए, उसमें से बरगिनिया के संजय जायसवाल थे और बरगिनिया के तमाम लोगों ने उस दिन उनको जो कैंडल मार्च निकाल कर उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार का जो रवैया रहा बिहार सरकार का, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, और एक सवाल जो है वो खड़ा करता है। बिहार सरकार के अगर मुख्यमंत्री जी से अगर कोई सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा, तो वो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं है, आपके द्वारा मालूम पड़ रहा है। तो पता नहीं वो अपडेट रहते हैं या नहीं रहते, या उनको जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है।
उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में फिर अपना कोई बेटा इस तरह से न खोए या इस तरह की घटना जो हुई है उस घटना में इस परिवार को सरकार की तरफ से हर चीज़ है वो मुहैया कराई जाए। कुछ और खबरों के लिए बने रहे ETV नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।